यस सर। और ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये हाँ डिस्टेंस सर। एफ है, तो इस डिस्टेंस को आप अप्रोक्सीमेटली एफ टेन थीटा लिखो। एंड बिकॉज थीटा इज स्मॉल, एफ टेन थीटा विल बिकम इक्वल टू एफ थीटा। हाँ सर, समझा सर। और बोलो। बस सर, इतना यही था। ओके। ठीक है बच्चों, आई थिंक नाउ एवरीवन इज हियर, सब लोग आ गए हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट कर दिया था क्या बेटे? सर टेलीस्कोप तक हो गया था शायद। अच्छा, इसमें आज टीवी वन वाले बच्चे भी हैं, तो सब लोग कब बता दो, टेलीस्कोप तक सबने पढ़ लिया था क्या बच्चों? सर हमारा थोड़ा पहले से बाकी है। हाँ बेटे। सर सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा रहे थे हमारे में। सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा रहा था मैं। अंधेरी बोरी वाली जो बैच है उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा रहा था। ठीक है, जस्ट स्टार्ट ही किया था, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था, एक ही पेज पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ सर। है ना। तो देखो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम दो लेंसेज की मदद से हायर मैग्निफिकेशन अचीव करते हैं। हायर मैग्निफिकेशन इज अचीव with the help of two lenses. और एक लेंस जो आंख के पास लगाते हैं उसको बोलते हैं आईपीस, और एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव। और इनकी प्रिंसिपल एक्सिस को कॉमन रखा जाता है, और यहाँ कहीं पे होगी आईपीस के पास में होगी क्या, हमारी आंख। दिस इज द आई। अब देखो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ को मान लेते हैं, इसको एफ ई मान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या रखते हैं, इसकी जो इसका जो फोकस है ना उससे थोड़ा सा ही आगे रखते हैं। जैसे अगर ये डिस्टेंस एफ ओ है, तो जस्ट बियॉन्ड एफ ओ ऐसा रखते हैं। जस्ट बियॉन्ड एफ ओ रखेंगे तो यहाँ से अच्छा खासा मैग्निफिकेशन हमको मिलेगा, और इस प्रकार से ये इमेज यहाँ पर बने। और ये जो इमेज बन रही है इसको इसकी फोकल लेंथ के अंदर अंदर रखते हैं, ताकि क्या हो, आईपीस वर्चुअल इमेज बनाए, वर्चुअल इमेज बनेगा तभी आंख के सामने बनेगी, तभी आंख उसको देख पाएगा।
इस डिस्टेंस को बोलेंगे मॉड ऑफ यूई, ठीक है। और ये पूरी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हो जाएगी मॉड यूओ, और ये जो पूरी डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी मॉड वीई, ये ऐसा। और ये इस तरह से ऐसे फाइनल इमेज इसकी। तो अब देखो कैसे सॉल्व करें इसको। ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम एंगल नेकेड आई पे सबटेंड कर सकता है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। और जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर हम डिफाइन करेंगे, वो कैसे डिफाइन करेंगे, थीटा अपॉन थीटा मैक्स। थीटा क्या है, अभी जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो ये वाला एंगल होगा बच्चों, इट विल बी दिस एंगल। तो इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ये इमेज बनी है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, h डैश हाइट की है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो फाइनल इमेज जो एंगल सबटेंड करेगी, ये इंटरमीडिएट इमेज भी बाई एंगल सबटेंड करेगी। तो मैं लिख देता हूँ h डैश डिवाइडेड बाई मॉड यू डिवाइडेड बाई थीटा मैक्स। तो थीटा मैक्स को क्या लिख देंगे बच्चों, थीटा मैक्स को लिख देंगे एच ओ डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एच डैश डिवाइडेड बाई एच ओ इंटू डी डिवाइडेड बाई मॉड यू। अब ये एच डैश डिवाइडेड बाई एच ओ ये क्या है बेटे, एच डैश डिवाइडेड बाई एच ओ है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और d बाई मॉड यूई, इसको अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके से क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग पावर इसकी है। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द आई। देखो, इसको रिपीट करने के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, जो आंख के पास है उसको बोलते हैं आईपीस, जो ऑब्जेक्ट के पास है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और इनकी फोकल लेंथ एफ ओ और एफ ई रखते हैं, एफ ओ को एफ ई से छोटा ही रखते हैं, किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को आई पीस से छोटा ही रखते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्टिव के फोकस से थोड़ा सा आगे, वो उसकी रियल इमेज बना देता है एच डैश हाइट की, तो थोड़ा मैग्निफिकेशन तो ऑब्जेक्टिव कर देता है।
फिर उसके बाद थोड़ा मैग्निफिकेशन आई पीस से करवा लेते हैं। अब ये एच डैश अपॉन एच ओ जो है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एच डैश अपॉन एच ओ, एच डैश अपॉन एच ओ, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड वीई अपॉन मॉड यू। तो ये आ जाएगा मॉड वीई अपॉन मॉड यू मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई सॉरी मॉड वीओ, मॉड मॉड वीओ डिवाइडेड बाई मॉड यूओ, मॉड वीओ डिवाइडेड बाई मॉड यूओ इंटू डी बाई मॉड यू। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, this is object distance for objective and this one here is image distance for the objective। तो मैग्नीफाइंग पावर का हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया बेटे, मॉड वीओ डिवाइडेड बाय मॉड यूओ इंटू डी डिवाइडेड बाय मॉड। ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसको बोलते हैं लीनियर या ट्रांसवर्स या lateral magnification of objective, और d डिवाइडेड बाय मॉड यूई ये क्या है, दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द, ये मैग्नीफाइंग पावर इसकी आ जाएगी। अब देखो इसमें भी दो केसेस होते हैं, क्या होता है, देखो दो केसेस होते हैं इसमें। पहला केस क्या होता है कि फाइनल इमेज बन रही है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी में मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी बेटे, उसमें मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी ये मॉड वी ओ बाई मॉड यू ओ, तो एज इट इज रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डी डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से, क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर तभी बनेगी जब जो ऑब्जेक्ट है आईपीस से डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर, क्योंकि फाइनल इमेज बनाने वाला तो आईपीस ही है। और दूसरा केस होता है क्या, फाइनल इमेज एट कैपिटल डी। इनफैक्ट इसको अपन ऐसे बनाएं, तो क्या बनेगा, 1/v 1/-d माइनस 1/ माइनस ऑफ मॉड यूई इज इक्वल टू 1/fe। तो यानी कि 1/मॉड यूई की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/d प्लस 1/f। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा बेटे, मॉड वीओ डिवाइडेड बाय मॉड यूओ मल्टीप्लाइड बाय डी। इस वाले फॉर्मूले में मैं मॉड यूई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 1/d प्लस 1/f, ये d अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड वीओ बाई मॉड यूओ इंटू
1 प्लस डी बाई एफ। ये ऐसा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतना आ जाएगा। ठीक है, दो केसेस हैं, दोनों में अलग अलग। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर जरूरी नहीं है कि यही हो, इनके अलावा भी कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, इनके अलावा कुछ और मैग्नीफाइंग पावर भी हो सकती है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। मान हमसे कहा जाए कि इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप focal length of objective is 2 centimeter and focal length of eyepiece is 6.25 centimeter. If the microscope produces a magnifying power of 30x for image at least distance of clear vision, या उसको नियर पॉइंट भी बोल देते हैं, है ना। Then find how the microscope should be set up. Find how the microscope should be set up. हाँ बेटे, लिख लिया ये वाला पेज। डन सर। ये क्वेश्चन है अपने सामने, है ना।
मैग्नीफाइंग पावर है ना 30, यस 30, इसको 30x लिखते हैं ना। जैसे कैमरा कैमरा वगैरह जो होते हैं उसमें लिखा होता है 30x ऑप्टिकल जूम, राइट, उसी तरह की बात। देखो 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 कैसे करेंगे इसको। इस केस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन वाले केस में जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है, मॉड वी ओ डिवाइडेड बाई मॉड यू ओ मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कैपिटल डी बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये हम चाहते हैं 30, तो ये बराबर होगा मॉड वी ओ बाई मॉड यू ओ के इंटू 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 6.25। तो ये आ जाएगा 30 इज इक्वल टू मॉड वी ओ बाई मॉड यू ओ मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4, तो वो 5 आ जाएगा। तो मॉड वी ओ बाई मॉड यू ओ की वैल्यू मतलब कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 के बराबर। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए अगर अपन फॉर्मूला लगा दें, फॉर ऑब्जेक्टिव, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ। तो v को क्या लिखेंगे, मॉड वी ओ, माइनस u को लिखेंगे माइनस ऑफ मॉड यू ओ इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है। और मॉड वी ओ को 6 टाइम्स मॉड यू ओ लिख सकते हैं, तो 6 टाइम मॉड यू ओ प्लस 1 बाई मॉड यू ओ इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ से 6 टाइम्स मॉड यू ओ एलसीएम आ जाएगा, मॉड यू से मॉड यू कट गया, 1 प्लस 6, ये ऐसा आता है इक्वल टू 1 बाई 2। तो मॉड यूओ की क्या वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेटली अपने पास, 7/3 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस से 7/3 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा, है ना। एक और इसमें जो क्रिटिकल चीज हमें पता करनी होती है वो ये पता करनी होती है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच की डिस्टेंस क्या रखनी पड़ेगी। अब देखो ये डिस्टेंस 7/3 सेंटीमीटर है, हमें पता है जो इमेज बनेगी वो इससे 6 टाइम्स डिस्टेंस पे बनेगी, मॉड वी ओ इज 6 टाइम्स मॉड यू। तो इमेज पता लगाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7/3 इंटू 6 करूंगा तो 14 सेंटीमीटर की तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है। अब इसके लिए जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इसका फॉर्मूला हमने देखा था 1 बाई मॉड यू ई, ये किसके बराबर होता है, 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ। तो मॉड यू ई की क्या वैल्यू आ जाती है, डी इंटू एफ ई अपॉन डी प्लस एफ। तो ये आ जाएगा 25 इंटू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस दैट इज 6.25 डिवाइडेड बाई, या ये ऐसे कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, अपन यहीं पे करते हैं इसको, 1/25 प्लस 1/6.25। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटे, 25 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 4। तो मॉड यूई की क्या वैल्यू आ जाएगी, मॉड यूई की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर।
ये डिस्टेंस आ जाएगी कितना, तो हमें एक चीज और पता चल जाएगी कि जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो कितना रखना पड़ेगा, मेरे को 19 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ये इतना है। ये समझ में आया सबको? अगले पेज पे चलें। 1 मिनट सर। डन सर। ओके बेटा, अगले पेज पे अपन मूव करते हैं। या इसके अलावा हमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे? इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप the eyepiece has focal length of 5 centimeter and the objective has a focal length of 1.25 centimeter. The distance between the lenses is kept as 15 centimeter. Find the magnifying power obtained from the microscope if final image is formed at part 1 infinity and part 2 at least distance of clear vision. दो केसेस में कितना कितना मैग्नीफाइंग पावर हमको मिलेगा, ये हमें पता लगाना।
कैसे करेंगे भाई? देखो, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी का मतलब क्या है? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सीधे सीधे हो गया मॉड वी ओ बाई मॉड यू ओ इंटू कैपिटल डी बाई एफ, राइट? अब इसमें कैपिटल डी बाई एफ ई की तो वैल्यू अपने को पता ही, मॉड वी ओ बाई मॉड यू को हमको पता लगाना। कैपिटल डी है 25, एफ ई हो जाएगा 5, तो ये तो 5 आ जाएगा, तो मॉड वी ओ बाई मॉड यू को इंटू। अब एक बात और है कि फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पर बन रही है बच्चों, इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई होगी, जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई होगी वो आई पीस के फोकस पे लाई करी, वो कहाँ लाई करी होगी? आई पीस के फोकस। ये जो इमेज बनाएगा वो आई पीस के फोकस पे लाई। अब ये डिस्टेंस आई पीस की फोकल लेंथ तो 5 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गई। इन दोनों लेंसेस के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटे? ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गई। और ये क्या है? दिस डिस्टेंस इज मॉड वी ओ, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट? तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगी। अब हम ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला लगा दें। क्या? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्या है? 1.25, तो 1/मॉड यू को आ जाएगा 1/1.25 माइनस 1/10। ठीक है बेटे? तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 10 इंटू 1.25, 10 माइनस 1 ये 1/मॉड यू ओ की ऐसी वैल्यू आ जाएगी, या मॉड यू ओ को लिख लेंगे 12.5 डिवाइडेड बाई 8.7। तो इसको अगर आप इससे कैंसिल करो, 1250 डिवाइडेड बाई 875 ऐसा लिख सकते हैं डेसिमल हटाने के बाद। तो ये आ जाएगा 10/7 सेंटीमीटर। यस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना पड़ेगा? 10/7 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। ये 10 है, ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 10/7। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 10/7 इंटू 5। तो 35 की मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है सबको? बिल्कुल सही, एक बच्चे ने तो आंसर भी निकाल दिया था। बहुत बढ़िया बेटे। अच्छा, सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे बच्चों? सेकंड पार्ट की जहां तक बात है, तो सेकंड पार्ट में फाइनल इमेज बन रही है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन रही है फाइनल इमेज। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड बी ओ डिवाइडेड बाई मॉड यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये हो जाएगा मॉड बी ओ डिवाइडेड बाई मॉड यू ओ इंटू 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 1.5, सॉरी एफ ई 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, मॉड बी ओ बाई मॉड यू ओ मल्टीप्लाइड बाई 6। एक चीज और हमें अरे अरे भाई मैं आपको म्यूट, वन बाई मॉड यू ई को लिखेंगे 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई। तो ये हो जाएगा डी इंटू एफ। इसको अपन ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाई 25 प्लस 1 बाई 1.25। तो 1 बाई 25 प्लस 100 बाई 125। 25 एलसीएम आ जाता है। तो मॉड यू ई की क्या वैल्यू आ जाएगी, 25 डिवाइडेड बाई 21। ये मॉड यू ई की कितनी वैल्यू, 25 अपॉन 21। दिस विल बी मॉड यू ई इतना आ गया। ये आईपीस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अच्छा डिस्टेंस, तो अभी ये बात स्पष्ट हुई है हमारे पास कि ये आईपीस है अगर, तो इसके से अगर मुझे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे इमेज बनवानी है तो ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा बेटे, 25 बाई 21 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 में से इसको घटा दें, 15 माइनस 25 बाई 21 कर दें, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 21 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 21। क्या आ जाएगा, -25 डिवाइडेड बाई 20। तो 315 में से 25 गया तो कितना बचेगा भाई, 390 डिवाइडेड बाई 20। ये 130 बाई 7 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला लगा दें, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ। तो v को लिख देंगे 130 बाई 7 माइनस 1 बाई मॉड यू ओ इज इक्वल टू 1 बाई 1। अरे यहाँ पर हमने गलत किया है। ये सिंपली कितना आएगा, 25 बाई 6 5 बाई 90 माइनस 25 बाई 6। तो ये कितना आ जाएगा,
65 by तो ये जो डिस्टेंस है वो आएगी 65 बाई, और फिर अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि कौन सा, इस लेंस का फॉर्मूला। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/b माइनस 1/b को सीधे सीधे 65/6 लिख देते हैं। अब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 1.25, तो अब 1.5 का रूल आएगा, बराबर हो जाएगा 1/1.5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 60। यहाँ से एलसीएम आएगा कितना, 65। तो 13 इंटू स्कोर करेंगे तो 52 प्लस 6, ये ऐसा है। तो मॉड यूओ की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, वो आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 58। यस, अच्छा हाँ, यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी, यहाँ पर माइनस, ये 52 माइनस 6, तो कितना होगा, 65/46। मॉड यू आएगा 65/46। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर अब पता लगा लेते हैं। मॉड वीओ को तो लिख देंगे 65/6 डिवाइडेड बाई 65/46 इंटू 6। तो ये 65 से 65 कैंसिल कर दें, 46/6 इंटू 6, तो आंसर 46 है। आंसर इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 46। नाउ दिस इज ऑल राइट। वो बीच में हमने क्या किया था, आईपीस की फोकल लेंथ को यूज कर लिया था ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ में, उसकी वजह से कैलकुलेशन पूरी गड़बड़ा गई। 46 इसका आंसर फाइनल। अगले पेज पे चले बच्चों। अब हम बात करते हैं टेलीस्कोप।
टेलीस्कोप मतलब कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो टेलीस्कोप को किस लिए यूज किया जाता है? बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए यूज किया जाता है इसको। जैसे कोई प्लैनेट है, स्टार है, कोई जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनको देखने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें भी दो लेंस होते हैं। एक ऑब्जेक्ट के पास मतलब ऑब्जेक्ट तो खैर बहुत दूर है, लेकिन एक जो आंख के पास होता है उसको बोल देते हैं आईपीस, और दूसरे वाले को बोल देते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। अब देखो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही होंगी, तो इस तरह की कुछ रेज इन्फिनिटी से आती है। ठीक है, रेज कुछ इस प्रकार की इन्फिनिटी से आ रही, और मान लेते हैं कि ये रेज अल्फा एंगल सबटेंड कर रही है ना। मतलब बहुत दूर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह। ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? अल्फा। हम मान लेंगे कि अगर आंख भी होती तो आंख पे भी ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा होता? अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा होता। अब देखो क्या होगा बेटे, कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जो रेज आ रही, वो तो एज इट इज सीधी निकल जाएगी, राइट। और बाकी जो इधर जो रेज, वो क्या होगा, इसको हम कन्वर्ज करेंगे कहाँ पर? इसको हम फोकस पे कन्वर्ज करवा देंगे। ठीक है बेटे, तो ये बेसिकली आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे रेज आ रही है तो इमेज तो फोकस पे ही बननी है। ये डिस्टेंस हो जाएगी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक तरीके से इंटरमीडिएट इमेज बन गई। इसकी एच डैश हाइट मान लेते हैं, ये एंगल भी हो जाएगा अल्फा। और अब ये इमेज जो है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेगी, तो इसकी इमेज जो है वो आईपीस बनवाएगा इधर। तो ये एंगल हो जाएगा कितना? ये एंगल हो जाएगा, तो इसको को क्या कहेंगे बताओ? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप को कहेंगे बीटा डिवाइडेड बाई। बीटा क्या है? जो फाइनल इमेज बनी है वो जितना एंगल सबटेंड कर रही है आई पर, और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो आंख पे जो एंगल सबटेंड कर रहा था, इन दोनों का रेशो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होता है। ध्यान दो, ये टेलीस्कोप भी इन्वर्टेड इमेज ही बना रहा है ना। लेकिन हम इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को इरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, स्पेशली किसमें? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। लेट्स से हमें किसी प्लैनेट को देखना है, तो वो प्लैनेट हमें दिख जाए यही बहुत है। ठीक है, उल्टा सीधा तो हमें वैसे भी नहीं पता है क्या है क्या नहीं। तो और वैसे भी राउंड बॉडीज होती हैं, स्फेरिकल शेप की होती है, तो जैसे भी दिख जाए। अब देखो बीटा बाई अल्फा को अपन कैसे लिखेंगे? बीटा बाई अल्फा को हम लिख लेते हैं एच डैश डिवाइडेड बाई मॉड यू, और अल्फा को क्या लिख देंगे? एच डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ। तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ ओ डिवाइडेड बाई मॉड।
अच्छा, कई जगहों पर आप देखोगे कुछ बुक्स में भी ये नेगेटिव साइन लिखा जाता है, F माइनस लगा देते हैं। नेगेटिव साइन यही बताता है कि फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू। अब इसमें भी देखो दो केसेस बनेंगे। पहला केस क्या है, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। तो मॉड यू ई जो है वो एफ ई के बराबर आ जाएगा। उस केस में मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी एफ ओ बाई एफ। लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी कितना, एफ ओ प्लस। मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में नीचे एफ ई आएगा ना, हाँ नीचे एफ ई तो है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये एफ। बिल्कुल सही बात है, माइनस एफ ओ बाई एफ ई इसको, दैट विल बी बेटर। दूसरा केस क्या है, फाइनल इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो जो मॉड वीई हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी के बराबर। तो आईपीस के लिए हम इक्वेशन लगा देंगे 1/v, वीई हो जाएगा माइनस बी के बराबर, सॉरी 1/v माइनस 1/u, यू को क्या लिख देंगे, तो 1/mod यू ई की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 1/d प्लस 1/f। तो मैग्नीफाइंग पावर के ये जो जनरल फॉर्मूला है इसमें 1/mod यूई की वैल्यू पुट कर दें तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा माइनस एफ ओ इंटू 1/d प्लस 1/, ठीक है। अच्छा आप देखो एक बात तुम ध्यान दो कि ये जो मैग्नीफाइंग पावर के जो फॉर्मूले आ रहे हैं उसमें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव न्यूमरेटर में आ रहा है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इन न्यूमरेटर। इसका मतलब क्या है, टेलीस्कोप में ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर के लिए, फॉर हाई मैग्नीफाइंग पावर focal length of objective of telescope must be high।
टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। अब देखो बेटे, कुछ टेलीस्कोप जो होते हैं उसमें हमें इरेक्ट इमेज चाहिए होती है। उन टेलीस्कोप्स को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इरेक्ट इमेज अटेन करने के लिए इन ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंसेस के अलावा एक लेंस और बीच में यूज करते हैं। उस लेंस का काम क्या होता है? उस लेंस का काम ही होता है कि वो इरेक्ट इमेज बनाए। कुछ इस तरह से होता है। इन्फिनिटी से रेज आती है। मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रही है, तो ये वाली जो रे ये तो सीधे निकल जाएगी। और ये वाली रे ये इस तरीके से बेंड करेगा और ये जो सेकंड वाला लेंस है ना, देखो ये डिस्टेंस तो हो गई आपकी एफ ओ, राइट, और ये एंगल इज स्टिल अल्फा। दिस इज सम इंटरमीडिएट इमेज ऑफ हाइट एच डैश। इस लेंस की फोकल लेंथ अगर एफ है तो इस बीच वाले लेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनी है ये इससे 2f डिस्टेंस पे रहे। तो ऑब्जेक्ट 2f डिस्टेंस पे है तो उसकी इमेज भी कहाँ पे बन जाएगी? 2f ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज भी बन जाएगी। उसकी इमेज भी किस डिस्टेंस पे बन जाएगी? 2f डिस्टेंस पर उसकी इमेज भी बन जाएगी। और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी ही बनेगी। अब देखो, पहली बार इन्वर्जन हुआ, एक बार और इन्वर्जन हुआ, तो फाइनली हमारे पास इरेक्ट इमेज बन गई। और अब ये आई पीस रहा, इस आई पीस से आप इसकी वर्चुअल इमेज बनवा दो। तो आई पीस से हम क्या करेंगे? इसकी वर्चुअल इमेज बना देंगे, वो फाइनल इमेज इसकी। अब ये फाइनल इमेज जो आंख पे एंगल सबटेंड करेगी वो बीटा होगा, यहीं कहीं पे आई ना, आई पीस के बिल्कुल कांटेक्ट में। ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी मॉड यू ई, राइट। इसकी मैग्नीफाइंग पावर के लिए भी हम एंगल्स का उन्हीं का रेशियो निकालेंगे, बीटा और अल्फा का। फाइनल इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है, अच्छा, यहाँ पर मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली -1 मिलेगा, तो इसकी हाइट एच डैश है तो इसकी भी हाइट एच डैश ही होगी। तो बीटा को हम लिख देंगे एच डैश डिवाइडेड बाई मॉड यू ई,
और अल्फा को लिख देंगे यहां से, इस वाले ट्राइंगल से, एच डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ। तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी वो एफ ओ बाई मॉड यू ई ही आ जाएगी। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफाइंग पावर में कोई अंतर नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफाइंग पावर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जितनी प्रोड्यूस कर रहा था उतनी ही एस्ट्रोनॉमिकल भी प्रोड्यूस कर रहा है, बस वहां पर इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, इस वजह से हमें यहाँ पर एडिशनल लेंस यूज करना पड़ा और डायरेक्ट इमेज बन गई। देखो जनरली जो बाइनोक्यूलर्स अपन जो यूज करते हैं वो एक तरीके का टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ही होता है। आप किसी स्टेडियम में बैठे हैं, कोई फुटबॉल मैच चल रहा है या क्रिकेट मैच चल रहा है या विंबलडन चल रहा है, देखना चाहते हैं खिलाड़ियों को, तो बाइनोक्यूलर्स की मदद से देखते हैं। उसमें इन्वर्टेड इमेज से काम नहीं चलेगा, वी कैन नॉट सेटल फॉर एन इन्वर्टेड इमेज, राइट। वहां पर हमको इमेज डायरेक्ट ही चाहिए। पक्की बात है बेटे? ये क्लियर है बच्चों सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। रेटिना पर डायरेक्ट इमेज बनाएगा तो हमें वो उल्टा दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। मैं तुम्हें पहले भी समझाया था कि वो मैकेनिज्म आई में अंदर ब्रेन के प्रोसेस करने का तरीका उस तरह का होता है कि रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमको उल्टी इमेज ही सीधी दिखाई दे। और कहने का मतलब क्या है कि रेटिना पर इमेज ऐसी बनेगी, लेकिन इसी को सीधा करता है। दैट प्रोसेसिंग इज पार्ट ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द आई एंड द ब्रेन। आई और ब्रेन का जिस तरह से कनेक्शन होता है वो वहां पर इस बात का दिखाई देता। इमेज रेटिना पर उल्टी दिखी है, लेकिन हमारा दिमाग उसको सीधी इमेज की तरह से ही प्रोसेस करता है। अगर सीधा बनेगा तो हमें उल्टा दिखेगा। ठीक है बच्चों, ये होता है टेरेस्ट्रियल। फिर एक और टेलीस्कोप होता है जिसको बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या होता है, हम एक तो यूज करते हैं कन्वर्जिंग लेंस और एक यूज करते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के कॉम्बिनेशन से हम मैग्निफिकेशन अचीव करते हैं और साथ ही साथ इरेक्ट इमेज भी बनवाते हैं। देखो किस तरह से दूर के ऑब्जेक्ट को ही देखने के काम लेते हैं, तो रेस तो आ रही हैं कहाँ से? इन्फिनिटी। और ये आंसर बन रहा है अल्फा। अब देखो क्या होगा, इसको ऐसे एडजस्ट करते रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इसके बियॉन्ड लाई करे, राइट।
और इस तरह से इसकी इमेज ये पूरी डिस्टेंस क्या रखी जाती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे लाइट पहुंच नहीं रही है ना, यहाँ पर लाइट पहुंच नहीं रही, ये ऐसा ही। अब इसकी इमेज, ये जो है ये क्या है, दिस इज इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। And it will act as virtual object for the eyepiece. It will act as virtual object for the eyepiece. तो क्या होगा, ये इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। आईपीस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की मतलब जो कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस होता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है। तो इसकी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनी। और ये फाइनल इमेज है, ये आंख पे जो एंगल सबटेंड कर रही होगी वो एंगल कहलाएगा क्या, वो एंगल कहलाएगा बीटा। और ये एंगल अल्फा है, तो इस तरफ भी जो एंगल बनेगा वो भी होगा क्या, अल्फा। ये एच डैश। अब ये एंगल इधर बन रहा है बीटा, तो ये एंगल भी होगा बीटा। और ये जो डिस्टेंस बचेगी इसको कहेंगे मॉड यूई, राइट, इसको मॉड यूई कहेंगे। तो बीटा को क्या लिख सकते हैं आप, एच डैश डिवाइडेड बाई मॉड यूई। और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, आई इज केप्ट वेरी क्लोज टू द कॉन्केव लेंस। हाँ बेटे बिल्कुल सही है, आई इज केप्ट वेरी क्लोज टू द कॉन्केव लेंस। और अल्फा को क्या लिखेंगे, अल्फा को लिखेंगे एच डैश डिवाइडेड बाई एफ। तो बीटा बाई अल्फा का क्या रेशियो आ जाएगा बेटे, एच डैश बाई मॉड यूई डिवाइडेड बाई एच डैश बाई एफ, यानी कि एफ ओ डिवाइडेड बाई मॉड। मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आ जाएगी एफ ओ डिवाइडेड बाई मॉड। फिर से मैग्नीफाइंग पावर उतना ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके फायदा क्या है, एक तो इरेक्ट इमेज बन रही है, दूसरा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। है ना, देखो ये डाइवर्जिंग लेंस ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है। ये डाइवर्जिंग लेंस है, diverging lens can form
virtual image of virtual object. Diverging lens can form virtual image of virtual. यहाँ पे आई रखी है. This is अब आंख को इन अंदर वाले इन सबसे कोई मतलब नहीं है. आंख के लिए तो जो फाइनल इमेज बन रही है वो ये है. इसको देख, तो वो फाइनल इमेज इधर बन जाएगी. इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो. ये रेटिना पर इस तरह से इमेज. इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? गैलीलियन टेलीस्कोप समझ में आया बच्चों? ओके, फिर हम अगले पेज पे चलते हैं. अब देखो डिफेक्ट्स ऑफ आई की बात. डिफेक्ट्स ऑफ ये क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया क्या होता है. व्हाट इज मायोपिया? बेसिकली तीन तरह के डिफेक्ट्स की हम बात करेंगे. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायो. और किसकी बात करेंगे बेटे? प्रेस बायो. इसमें क्या होता है? क्लोज ऑब्जेक्ट्स appear clearly but far ones do not. पास वाले ऑब्जेक्ट तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देते, है ना? जैसे भाई नॉर्मली तो हमने देखा है कि इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को आंख का लेंस जो है वो फोकस कर देता. ठीक है, छोटा दिखाई देगा वो एक अलग बात है, लेकिन रेटिना पे फोकस करने की एबिलिटी तो है ना आई लेंस. छोटा बड़ा दिखाई देना वो अलग बात, लेकिन रेटिना पर फोकस आई लेंस कर देता है. किनको? पास दूर इन्फिनिट तक के ऑब्जेक्ट्स को कर देता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या होता है, दूर की चीजें जनरली जो आपकी उम्र में या 20-25 साल तक अगर किसी को चश्मा लगता है, 10 साल से 20-25 साल तक, तो वो बेसिकली मायोपिया की वजह से ही लगता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है. अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि अ पर्सन कैन नॉट सी
things beyond 100 centimeters. Find the power of the lens that he must use. कितना पावर लेंस का यूज करना पड़े। A person cannot see things beyond it. Find the power of the lens that he must use. तो बेसिकली क्या है कि हम अब इन्फिनिटी तक का ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं, है ना? We want to clearly see the object at infinity पर जो है उनको भी हम क्लियरली देखना चाहते हैं। अब आंख तो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखा नहीं सकती, आंख तो सिर्फ क्या कर सकती है, 100 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को ही दिखा सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा लेंस आंख के सामने लगाना पड़ेगा जो कि इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज 100 सेंटीमीटर पर बना दे, और 100 सेंटीमीटर पर भी किधर बना दे, आंख के सामने बना दे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक डाइवर्जिंग लेंस ही यूज करना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। ये डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, अगर इन्फिनिटी से भी रेज आ रही होंगी इसके ऊपर और मैं क्या करूं, इसकी फोकल लेंथ को -100 सेंटीमीटर रखूं, तो ये क्या करेगा, इन रेज को डाइवर्ज कर देगा और ऐसे डाइवर्ज कर देगा कि एक्सटेंड करने पर ये कहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी, ये 100 सेंटीमीटर पर मिलती हुई नजर। अब आंख के लिए तो ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, इसको तो देख ही सकती हैं आप, और अगर इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देख सकती है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं हुआ, यहाँ हुआ, तो इसकी इमेज तो फिर अब ये 100 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ही बनेगी ना, तो उनको तो फिर आंख क्लियरली देख ही लेगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, -100 सेंटीमीटर। -100 सेंटीमीटर को -1 मीटर लिख सकता हूँ, तो पावर क्या हो जाएगी, 1/f इन मीटर, यानी -1 डायोप्टर। इतनी पावर लेंस की -1 डायोप्टर का यूज होना चाहिए। ये बात समझ में आती है बच्चों? तो जनरली जो कम उम्र में जो चश्मा लगता है वो नेगेटिव पावर का ही चश्मा लगता है। डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है उस स्पेक्ट में, कौन सा स्पेक्ट्स में कौन सा यूज होता है, डाइवर्जिंग लेंस। फिर अगला जो डिफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है बेटे,
इसमें नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नहीं दिख पाते। नियर बाई फार ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट, but nearby objects are not जैसे कोई हमसे कहे कि a person's near point lies at, let's say कितना, देखो जनरली तो एक हेल्दी पर्सन 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो आदमी है ये क्या है, 25 सेंटीमीटर क्या, ये सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक की कोई देख पाता। नाउ फाइंड द पावर ऑफ द लेंस दैट मस्ट बी यूज्ड। So that he can view objects placed at 25 centimeters also. तो अब क्या है भाई, हम चाहते हैं कि आंख के सामने 25 सेंटीमीटर पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो आंख का लेंस उसको क्या करे, ठीक से रेटिना पर फोकस करे। अब ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रख दोगे तो रेटिना इसको फोकस कर ही नहीं पाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनवाना चाहते हैं अपन, 50 सेंटीमीटर पे बनवाना चाहते हैं। इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, 50 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। अब रियल ऑब्जेक्ट की हमको कैसी इमेज बनानी है, वर्चुअल इमेज बनानी है, लेकिन दूर बनानी है। देखो रियल की वर्चुअल तो डाइवर्जिंग लेंस भी बना सकता है, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस तो और पास बना देता है इमेज को। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा, जो इस तरह की रेज उस पर गिरे तो इनकी इमेज वो इस आई पॉइंट पर बना। तो हम क्या लिखेंगे, 1/v -1/u इज 1/f। v इस वाले लेंस के लिए ये -50 -u -25 इक्वल टू 1/f। तो 1/f आएगा 1/25 -1/50। यहाँ से 50 एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 1/, फोकल लेंथ आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.5 मीटर। तो पावर आ जाएगा 1/0.5, यानी +2 डायोप्टर की पावर का लेंस हमको चाहिए। इज इट क्लियर, ये समझ में आ रहा है भाई। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, हाइपरमेट्रिक। ये भी जनरली क्या है,
एज के साथ ही ये डेवलप होता है। आई मसल्स दे लूज देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट डेवलप्स विद एज। है ना? अच्छा, वैसे प्रेस बायोपिया का ही पार्ट इनको बोल सकते हैं, जो व्हेन इट हैपेंस बिकॉज ऑफ एज इट इज प्रेस बायोपिया। हम एस्टिग्मेटिज्म की बात, स्टिग्मेटिज्म, है ना? मतलब देखो, एक प्रेस बायोपिक पर्सन की जनरली ही फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है। तो प्रेस बायोपिया, एज पार्ट ऑफ प्रेस बायोपिया आपको मायोपिया भी हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, मायोपिया भी हो सकता है और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही हो सकते हैं। मतलब क्या है, ऐसा हो जाए कि आप भैया 40 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का ही ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो, ना 40 सेंटीमीटर से पास का देख पा रहे हो, ना 100 सेंटीमीटर से दूर का देख पा रहे हो। ठीक है, एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ लूज एंड लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई मसल्स, एंड इट हैपेंस विद एज, राइट? अब देखो इसमें क्या होता है, the focal length of eye lens is not same for light coming from different directions. The focal length of eye lens is not same for light coming from different अलग अलग डायरेक्शन से जो लाइट रेज आ रही होती हैं, उनके लिए फोकल लेंथ जो होती है वो सेम नहीं होती, अलग अलग होती, राइट? तो जैसे उस केस में ऐसा हो सकता है कि लेट्स से हम एक अगर ग्रिड को देख रहे हैं, तो उस ग्रिड का मैग्निफिकेशन वो नॉन यूनिफॉर्मली कर दे। मतलब ऐसा हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल पार्ट को अलग मैग्नीफाई कर दे और इसको अलग मतलब इस तरह का इसकी इमेज बनना पॉसिबल। तो सच ए कंडीशन ऑफ आई इज कॉल्ड एज अस्टिग्मैटिज्म। अस्टिग्मैटिज्म को करेक्ट करने के लिए तुमने देखा होगा सिलेंड्रिकल लेंसेस की मदद ली जाती है ना? कई लोगों को लगा हुआ होता है, राइट? इस दो तरह के लेंसेज होते हैं, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। ऑब्जेक्ट तो 0 से 50 की रेंज में होगा। और अच्छा, ये आप उसके लिए मायोपिया के लिए पूछ रहे हो ना बेटे? एक बच्चे का डाउट चैट बॉक्स में है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। भाई देखो, बात क्या है कि 50 सेंटीमीटर से पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स तो हम देख ही लेते हैं, है ना? हाइपर मेट्रोपिया के लिए पूछ रहा था। अब इसमें क्या है, इमेज 0 से 50 के बीच में बनेगी तो आई नहीं देख पाएगा ना उसको। इमेज हम कहाँ चाहते हैं, किधर बने? 50 से इन्फिनिटी के बीच में, तब आई उसको देख पाएगी। 0 से 50 के केस में आई नहीं देख पा रही, यही तो दिक्कत है। अब देखो क्या होगा,
अगर ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा, यहां से पीछे जाता है तो इमेज भी पीछे जाएगी, राइट? यानी कि 25 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? ये ये किसकी बात कर रहे हो? 0 से 50 की रेंज में नहीं, 50 से इंफिनिटी की रेंज में। भाई देखो बात क्या है कि ये आंख, ठीक है, अब दिक्कत क्या हो गई है कि 50 सेंटीमीटर दूर ही रखना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, तभी ये आंख उसको देख पाती। एक हेल्दी आदमी के साथ भी लिमिटेशन होती है। हेल्दी आदमी 0 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को थोड़ी देख सकता है। हेल्दी आदमी कहाँ तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो इस डिफेक्टेड आई को मुझे किसके बराबर करना है? हेल्दी आदमी के बराबर करना है, ठीक है। इसको ये इनेबल करना चाहते हैं कि ये 25 सेंटीमीटर तक देख पाए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ हम रख दें तो डायरेक्ट आई नहीं देख पा रहा है। हेल्दी आई होती तो वो देख पाती। तो हम क्या करें, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना देते हैं, तो अब ये देख पाएगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप पीछे खिसकाओगे तो इसकी इमेज जो कन्वर्जिंग लेंस बनाएगा वो पीछे बनाएगा, तो वो भी दिख जाएगा। अब समझ गया तुमको? ओके। अच्छा, तो अस्टिग्मेटिज्म का मतलब समझ में आया ना? अस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली लाइट रेज के लिए फोकल लेंथ अलग अलग हो जाती है, ठीक है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली आंख के लिए फोकल लेंथ अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, यूनिफॉर्मली वो मैग्निफिकेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाती आई। यूनिफॉर्म मैग्निफिकेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो या तो हमें ब्लरी दिखाई देता है, या जैसे कई लोगों को ड्राइविंग करने के बाद हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, सर दर्द होने लगता है, तो वो एस्टिग्मेटिज्म की वजह से होता है। और सिलेंड्रिकल लेंस जो होता है वो क्या होता है, उसकी या तो वो आंख को स्टडी करते हैं और देख लेते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोकल लेंथ में करेक्शन की जरूरत है या वर्टिकल डायरेक्शन वाले में करेक्शन की जरूरत है। जिस भी डायरेक्शन में करेक्शन की जरूरत होती है उस डायरेक्शन में वो सिलेंड्रिकल लेंस डॉक्टर आपको एडवाइस कर देते हैं। ये होता है किसमें, अस्टिग्मेटिज्म। देखो इस कंडीशन को फिर से तुम समझो। जैसे मान लो कि क्या है, ये कोई ह्यूमन आई है, राइट? अब इस आंख के सामने ना मैंने ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में एक जाली लगा दी।
जिसमें कि ऐसे स्क्वायर 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 बने। ये ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में है ये जा। अब देखो ये दोनोो जो साइड्स हैं इनका मैग्निफिकेशन बराबर बराबर से करना चाहिए आप। लेकिन क्या होता है अस्टिग्मेटिज्म वाले को क्या होता है इन सबका मैग्निफिकेशन बराबर बराबर नहीं कर पाता है ना। वर्टिकल वाले का ज्यादा मैग्निफिकेशन कर दिया मान लो, हॉरिजॉन्टल वाले का कम मैग्निफिकेशन किया, तो वो स्क्वायर आपको रेक्टेंगल की तरह से दिखाई देगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अस्टिग्मेटिज्म। हाँ सिलेंड्रिकल लेंस की फोकल लेंथ वेरी होती है। देखो स्फेयर और सिलेंडर में यही अंतर होता है ना। स्फेयर को आप कहीं से भी काटो उसका क्रॉस सेक्शन सेम ही दिखाई देगा आपको, लेकिन सिलेंडर के साथ में ऐसा नहीं है। सिलेंड्रिकल लेंस ऐसा होता है, राइट। दिस इज अ सिलेंड्रिकल लेंस। और स्फेरिकल कैसा होता है? स्फेरिकल इज लाइक दिस इज अ स्फेरिकल। तो ये हर जगह से सेम, ये हर जगह से सेम नहीं, ठीक है। एक चीज और हमको पढ़नी है इसमें, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन। देखो क्या होता है बेटे, देखो क्या होता है कि आफ्टर रेन या किसी लार्ज लेक के पास में क्या होता है, एयर में कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सस्पेंडेड रह जाते हैं। और सनलाइट जब इन वाटर मॉलिक्यूल्स पे गिरती है तो उन
वो लाइट रेज इसमें एंटर करती है, और एंटर करने के बाद क्या है उसका रिफ्रैक्शन होता है, फिर पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है ना। तो अगर हम बात करें कि ये होता क्यों, रेनबो दिखता क्यों है, तो उसमें दो तीन चीजें इन्वॉल्व हैं: रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। तीनों फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं रेनबो फॉर्मेशन। क्या होता है कि जैसे मान लो हम खड़े हुए हैं कुछ यहाँ, इधर हो रही है रेन, और इधर निकला हुआ है सूरज, है ना। क्या होना चाहिए? सन शुड बी शाइनिंग इन वन पार्ट ऑफ द स्काई, and it must be raining in the other part. It must be raining in the other part. मान लो कि सूरज वेस्ट में है, तो ईस्ट में बारिश हो रही, ठीक है। That is, if sun is in west, it must be raining in the eastern part. और सन की तरफ आपकी होनी चाहिए बैक, योर बैक मस्ट बी टुवर्ड्स द सन, और आईज जो होनी चाहिए वो बारिश की तरफ होनी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, सन रेज आकर के इन पानी की ड्रॉप्स पे गिरती हैं, ठीक है, और उनका पहले होता है क्या, रिफ्रैक्शन, और ये एंटर करती हैं ऐसे। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रेस वापस इस ऑब्जर्वर की तरफ आए, तो हमें कंसीडर करना होगा रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। ये इसके पास आ जाएंगे। अच्छा ध्यान दो, ये सन से आने वाली लाइट तो वाइट लाइट होती है, तो रेड तो थोड़ा सा बेंड होगी, लेकिन वॉयलेट ज्यादा बेंड होगी। वॉयलेट लाइट ज्यादा बेंड होगी, तो ये रेड निकल रही है तो इधर से निकलेगी रेड, और वॉयलेट का क्या होगा बेटे, तो वॉयलेट लाइट
ये जो रेनबो बनता है इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। इसमें वॉयलेट कलर ऊपर दिखाई देता है और रेड कलर नीचे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है, वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे, विप जो है। और एक और बनता है जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो जो बनता है बेटे, उसमें 2 बार रिफ्लेक्शन कंसिडर करते हैं। उसमें क्या होता है, सनरेज आई, आकर के यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर एक और बार रिफ्लेक्ट हुई, और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, वॉयलेट कलर सबसे नीचे आ जाता है और रेड सबसे ऊपर आ जाता है। इस तरह का जो रेनबो बनता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। और ये काफी फेंट होता है, फेंटर इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी सेकेंडरी रेनबो में कम होती है, प्राइमरी रेनबो में ज्यादा होती है। कलर्स का ऑर्डर भी सेकेंडरी रेनबो में रिवर्स्ड हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी रेनबो में रेड ऊपर वॉयलेट नीचे, प्राइमरी रेनबो में वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे। ड्रॉप से बाहर आते समय रिफ्रैक्शन होता है ना, ऑफ कोर्स। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन होने पे ऑर्डर रिवर्स हो जाता है ना। देखो 2 बार रिफ्लेक्शन कंसिडर करो, जब हम 2 बार रिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाएंगे तो अपने आप ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हो आप, जैसे ये ड्रॉप है, ठीक है, और मान लेते हैं कि सन रेज जो है वो इधर से आ रही है, ये ऐसे सन रे, ये सेंटर है, भाई उनका देखो ड्रॉप्स कैसे भी अरेंज्ड हों, है ना, सन रेज तो एक ही तरह से आकर के गिर रही हैं उनके ऊपर, है ना, सन रेज, सन तो एक ही तरह से आकर के गिर रही हैं।
अब इस केस में देखो, इस लाइट को अगर मैं वॉयलेट बोलता हूं तो रेड का डेविएशन यहाँ पे कम होगा, तो रेड इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। फिर यहां से देखें तो रेड ऐसे जाएगी ज्यादा एंगल, तो वो, तो इसमें कलर ऐसे हो जाएंगे, रेड ऊपर और वॉयलेट। फेंटर क्यों होता है? क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्टेड ट्वाइस। ठीक है, तो देखो जब भी ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन है। मतलब साथ में क्या हो रहा है, कुछ रेज बाहर भी निकल रही है, यहां पर भी क्या हो रहा है, कुछ रेज बाहर भी निकल रही हैं। ठीक है, तो एक ही बार बाहर निकलने वाली रेज अपन ने कंसिडर करी तो कम होगा। अब यहां से दो बार बाहर निकल चुकी हैं रेज, उसके बाद अब इस वाली रे को अपन स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी तो कम ही हो जाएगी ना इस रे के कंपैरिजन। क्योंकि ये पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटे, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये कैसा हो रहा है, दिस इज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन। ध्यान दो, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोलते, इसको सिर्फ क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन ही इसको सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। अभी आपका ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब नाउ वी विल कंप्लीट इसका शीट का डिस्कशन, हमको अगली क्लास में करना है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट एंड एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट। ये दो चीज अगली क्लास में डिस्कस करेंगे भी सबसे पहले अपन। हाँ, नोट्स नोट्स भेज रहे हैं मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्सरसाइज 1 से जो भी है उसको
अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का शीट भी मैंने पीडीएफ फॉर्म में भेजा है तुमको, कुछ लोग मांग रहे थे, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बाकी फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं।